दोस्तों, सच कहूँ तो ऐसी कहानियाँ सुनाते वक्त दिल दुख से भर जाता है। जब मैं खुद ऐसी दर्दनाक कहानियाँ पढ़ता हूँ तो यकीन नहीं होता कि कैसे कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी सुनकर आपका भी दिल दुख से भर जाएगा। जब एक साधारण सा रिश्ता वासना में डूब जाता है तो वो रिश्ता किसी नशे की तरह इंसान के दिमाग पर छा जाता है। तब ऐसे रिश्ते में उस इंसान को किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही कुछ नागपुर के एक कारोबारी के साथ कुछ महीने पहले हुआ था, जिसने अपनी साली के रिश्ते को न केवल नापाक कर दिया बल्कि उसका विरोध करने पर उसने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज की कहानी है महाराष्ट्र में नागपुर के रहने वाले आलोक माथुर की। आलोक के पिता उपेंद्र माथुरकर सालों पहले रोजी रोटी के लिए नागपुर शहर आकर बस गए थे। उन्होंने नागपुर के 5 पौली इलाके में कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दिया था। आलोक उनका इकलौता बेटा था। उसका कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा। इस कारण वो अपने पिता के पुश्तैनी काम में लग गया था। उसे कपड़े की सिलाई के अलावा कपड़ों की अच्छी जानकारी थी, तो आलोक ने खुद की अच्छी खासी गारमेंट की दुकान खोल ली, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। आलोक का अपना एक छोटा परिवार था, लेकिन सुखी परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी थी जिसका नाम परी था और वह 14 साल की थी, और एक छोटा बेटा साहिल 11 साल का। उसकी पत्नी का नाम विजया था। आलोक के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन एक चीज में गड़बड़ थी जो कभी किसी के ध्यान में नहीं आई कि आलोक रंगीन मिजाज किस्म का इंसान था। दूसरी लड़कियों पर नजर रखना और काम के बहाने उनसे गंदी बातें करना, उनसे मजाक करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसका काम ही ऐसा था कि उसका लड़कियों और औरतों से सीधे सीधे संबंध बन जाता था। तो शादीशुदा औरतों और जवान लड़कियों को देख उसका मन वासना में भर जाता था। घटना से 2 साल पहले की बात है। अधेड़ उम्र का आलोक माथुरकर नागपुर में जहां अपनी गारमेंट की दुकान चलाता था, उसी दुकान से मात्र 300 मीटर की दूरी पर बोबड़े परिवार रहा करता था। बोबड़े परिवार से उसका गहरा रिश्ता बन चुका था, क्योंकि वही उसका ससुराल भी था। बोबड़े परिवार में 60 वर्षीय ससुर देवीदास बोबड़े, 55 वर्षीय सास लक्ष्मीबाई बोबड़े और 22 वर्षीय अविवाहित साली अमीषा बोबड़े, ये तीनों रहा करते थे। ससुर देवीदास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी किया करते थे। देवीदास की बड़ी बेटी विजया से आलोक ने प्रेम विवाह किया था। उनके रिश्ते की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। विजया भी शादी से पहले अक्सर आलोक की दुकान पर आया जाया करती थी। वहीं उन दोनों के बीच प्रेम हो गया और फिर उन दोनों ने आपस में भागकर शादी कर ली। विजया और उसकी छोटी बहन अमीषा, उन दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। तो जब आलोक और विजय की शादी हुई थी तब उसकी बहन अमीषा बहुत छोटी थी, लेकिन इतने सालों में वह काफी बड़ी हो चुकी थी। उसका शरीर जवानी से भरा हुआ था। तो साली को देखते ही आलोक के मन में तरह तरह के विचारे उमड़ने लगते थे। अपनी साली के साथ रातें रंगीन करने के सपने देखने लगता था। और एक दिन उसे वह मौका मिला। साली का नशा उसके दिमाग पर चढ़ता जा रहा था। जब भी वह आलोक की दुकान पर आती, वो बस उसे ही देखता रहता था। भारी दोपहरी का वक्त था। आलोक दुकान पर अकेला था और तभी अमीषा आलोक की दुकान के अंदर घुसते ही बोली, क्यों जीजा जी, अब आप लिडित का भी सामान बेचने लगे? आलोक मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए ही तो लाया हूँ। मनीषा नखरे से बोली, मेरे लिए मतलब? आलोक ने ललचाते हुए कहा, मतलब ये कि अब तक मैं आपको कपड़े और ड्रेसेस देता था, लेकिन अब से आपको अंडरगारमेंट के लिए किसी दूसरी की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। सब ब्रांडेड आइटम लाया हूँ, एकदम आपकी फिटिंग का। आलोक ने दुकान के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। उसी कोने में तरह तरह की मॉडलों की अंडरगारमेंट पहने हुए अधनंगी बड़ी बड़ी फोटो लगी थी। जीजा जी, ये सब बेचने के लिए आपको तो कोई सेल्स गर्ल रखनी पड़ेगी। अमीषा झट से बोल पड़ी, लेकिन आलोक भी कहाँ पीछे हटने वाला था। ग्राहक को मैं नहीं दिखा सकता क्या? अमीषा आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छा चलो मैं ट्रायल लेती हूँ, मेरे लिए कुछ दिखाइए। तब उसकी बात सुनकर आलोक चुटकी लेते हुए ये बोला, तुम्हारा साइज तो मुझे पता है, बड़े बेशरम जीजा हो। ऐसा कहते हुए अमीषा शर्माते हुए जैसे मटकती आई थी वैसे ही तेज कदमों से दुकान से बाहर चली गई। आलोक देर तक उसके शरीर को देखता रहा। उसकी साली के नखरे और उसकी बातें आलोक के लिए किसी ग्रीन सिग्नल की तरह थे। तो जब भी उसे मौका मिलता तो दुकान से सीधे ससुराल चला जाता था। अपने साली के साथ हंसी मजाक कर समय बिताया करता था।
उसकी सास को उसके अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन ना चाहते हुए भी वह चुपचाप थी। और फिर एक दिन अमीषा घर पर अकेली थी। आलोक जब उनके घर चला गया तो पता चला कि उसके सास ससुर कहीं बाहर गए हुए हैं। तो उस दिन मजाक मजाक में आलोक ने साली को अकेला पाकर अपनी बाहों में भर लिया। अमीषा ने उस दिन किसी तरह अपने आप को आलोक की बाहों से तो छोड़ा लिया, लेकिन जीजा के शरीर के स्पर्श से उसके शरीर के अंदर भी वासना उभरने लगी थी। और फिर जल्द ही अमीषा ने अपने आप को जीजा के हवाले कर दिया। आलोक ने इस बारे में किसी को भी कुछ न बताने की हिदायत दी, लेकिन अब आग दोनों तरफ लगी हुई थी। अब अमीषा भी एक बार सेक्स का स्वाद लगने पर बेचैन होने लगी थी। दूसरी तरफ आलोक भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए मौके की तलाश में लगा रहता था। साली की सुंदरता और सेक्स उसके दिमाग में नशे की तरह छा गया था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अनैतिक संबंध को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। जब अमीषा घर पर अकेली होती तो वह आलोक को बुला लेती। कभी कभी आलोक उसे अपनी दुकान पर बुला लेता और ऐसे ही उनका रिश्ता बढ़ता जा रहा था। शायद इसलिए वह दोनों इस रिश्ते को ज़्यादा दिनों तक अपने घर वालों से छिपाकर नहीं रख पाए। सबसे पहले आलोक की पत्नी विजय ने जीजे साली के अनैतिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया तो पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। उसने अपनी बहन अमीषा को भी समझाया। कुछ दिन शांत रहने के बाद वो दोनों फिर से अपनी मस्ती में डूबने लगे। कहते हैं ना कि शेर के दांत में अगर खून लग जाए तो खून का प्यासा हो जाता है। यह जीजा साली का रिश्ता भी कुछ उसी तरह का बन चुका था, लेकिन जल्द ही इस बात की भनक अमीषा की माँ और उसके पिताजी को लगी। उन दोनों ने अमीषा को तो आड़े हाथ लिया ही, साथ में अपने दामाद आलोक मातुरकर को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की इस हरकत से उन्हें गहरा सदमा लगा था। उन्होंने अमीषा को अपनी रिश्तेदारी, समाज में बदनामी और उसकी बहन के घर की बर्बादी का वास्ता दिया और उसे प्यार से समझाया। माँ बाप के समझाने बुझाने के बाद अमीषा ने आलोक से दूरियां बना ली। यह बात जनवरी 2021 की थी। सिर से पांव तक अमीषा के लिए वासना से भरे आलोक को उसकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह जितना ही अमीषा के पास जाने की कोशिश करता था, वह उतनी ही उससे दूर होती जा रही थी। कई बार मौका देख आलोक अपने ससुराल में भी गया था, लेकिन हर वक्त वहाँ सास ससुर में से एक कोई न कोई मौजूद रहता था। उनके मौजूद रहने के कारण आलोक अमीषा से ठीक से बात नहीं कर सकता था। वह अंदर ही अंदर झुलस रहा था। अमीषा से बात करने के लिए, उसे एक बार मिलने के लिए तड़प रहा था। उसकी वासना में वह जैसे बेहोश सा रहने लगा था। वह जब भी ससुराल जाता, उसे बेटी और दामाद का रिश्ता ना खराब हो इस बारे में नसीहत सुनने को मिलती थी। और कुछ दिनों बाद आलोक को इस बात की खबर मिली कि अमीषा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी जल्द ही शादी कर देने वाले हैं। इस बात की जानकारी जब आलोक को लगी तो उसका खून खौल उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर अमीषा उसकी नहीं हो सकती तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। और इसी बात को लेकर आलोक अमीषा को फोन कर तरह तरह की धमकियां देने लगा। अप्रैल 2021 का महीना लॉकडाउन का समय चल रहा था और तब आलोक ने हद ही कर दी। एक दिन दोपहर में मौका देखकर वह अपने ससुराल चला गया। घर के अंदर जाते ही उसने अमीषा के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वह अपने इरादे में कामयाब होता उससे पहले ही वहाँ अमीषा के माँ बाप आ गए। वह आलोक की हरकतों से तंग आ चुके थे, तो इस बार उन्होंने आलोक को न केवल डांटा फटकारा बल्कि उसके खिलाफ स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने पारिवारिक मामले को ध्यान में रखते हुए आलोक के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उसे सिर्फ माफीनामा लिखवाया और चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया, लेकिन इस बात में अंदर से जख्मी कर दिया था। एक तरफ आलोक अमीषा के साथ वासना की आग में जल रहा था, वहाँ दूसरी तरफ मौके की ताक में रहते हुए वह अब बदले की भावना से भर चुका था। पुलिस में केस करने के बाद अमीषा घर वालों को थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्हें यह लगा कि आलोक अब अपने आप ही शांत हो जाएगा, जबकि पुलिस की कार्रवाई और माफीनामे की वजह से आलोक के अंदर बदले की भावना ने जन्म ले लिया था। अब उसे अपने ससुराल और अमीषा से नफरत हो गई थी। और फिर एक दिन अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। आलोक ने अपने घर के लिए ऑनलाइन कुछ घरेलू सामान मंगाया था और उस सामान में उसने कुछ लंबे और मटन काटने वाले चाकू भी मंगा लिए और फिर वो मौके का इंतजार करने लगा। 30 जून की रात 10 बजे के करीब आलोक अपने ससुराल जा पहुंचा। उस वक्त अमीषा घर पर अकेली थी। पिताजी देवीदास
तब नाइट ड्यूटी पर चले गए थे और माँ लक्ष्मीबाई पड़ोस में ही किसी कार्यक्रम में गई हुई थी। अमीषा अपने कमरे में बैठी अपने किसी दोस्त के साथ मोबाइल पर चैट कर रही थी। अचानक कमरे में आलोक को आता देख चौंक गई और हड़बड़ाते हुए पूछा, जीजा जी आप? उतने समय में अमीषा ने किसी तरह मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और मोबाइल को वैसे ही छोड़ दिया। तब उस मोबाइल में उन दोनों में जो बातचीत हुई वो रिकॉर्ड हो रही थी। हाँ मैं। तुम किससे बात कर रही थी? आलोक ने उसे गुस्से में पूछा। मैं किसी से भी बात करूं, आपसे मतलब? अमीषा ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया, लेकिन उसका गुस्सा देख आलोक को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने मेरी शिकायत पुलिस में क्यों की? अमीषा भी आलोक को थोड़ी ऊंची आवाज में ही जवाब दे रही थी, आपकी हरकत से घर वाले सब परेशान हो गए थे। जो हुआ सो हुआ, बेशर्मी की हद होती है, पर आपने सबके सामने मुझे जलील कर दिया था। इस बात पर आलोक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, अब मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम फिर कभी पुलिस थाने जा सको। और यह कहते हुए आलोक ने अमीषा को पकड़ लिया। अमीषा खुद को आलोक से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आलोक ने उसके मुंह को बंद कर उसे जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। काफी कोशिश करने के बाद भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। आखिरकार अपने वासना को शांत करने के बाद आलोक ने अमीषा को छोड़ दिया। आलोक के चंगुल से छूटते ही अमीषा घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, मगर आलोक ने उसे बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया। आलोक ने अपने साथ जो चाकू छिपाकर लाया था उससे एक झटके में उसने अमीषा का गला रेत दिया और वो तड़पती हुई नीचे जमीन पर गिर पड़ी। खून से लथपथ अमीषा तड़प रही थी और आलोक भूत बना उसे देख रहा था। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, अमीषा की माँ भी उसके कमरे में आ गई। बेटी की हालत देख वह भी आलोक पर चिल्लाने लगी, लेकिन आलोक ने लक्ष्मीबाई की मुंह को दबाते हुए और उसके गले पर चाकू फिराते हुए कहा, चिल्लाओ मत, पड़ोसी आ जाएंगे। और फिर उसने लक्ष्मीबाई का गला भी एक झटके में रेत डाला। उन दोनों को मारने के बाद आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा। ना जाने तब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके बाद आलोक अपने घर चला गया। लोग बताते हैं कि अपने ससुराल से वापस घर आने के बाद भी आलोक का क्रोध शांत नहीं हुआ था और उसी क्रोध के चलते सबसे पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर अपने मासूम बेटे साहिल और फिर परी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद आलोक का मन शांत हुआ होगा, लेकिन वो अब एक विकसित अवस्था में चला गया था। उसके सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। आखिरकार उसने कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस तरह से 1 घंटे के भीतर 5 हत्या और 1 आत्महत्या की वारदात हुई। इस घटना की जानकारी लोगों को अगले दिन हुई। 24 तारीख करीब 10 बज चुके थे, लेकिन अब तक आलोक माथुर के घर का दरवाजा नहीं खुला था। उनके पड़ोस में रहने वाले लोग भी हैरान हो गए, तो उसके पड़ोसियों ने उनके घर की बेल बजाकर देखा। दरवाजा खटखटाया, आवाज़ दी, लेकिन कई बार ऐसा करने के बाद भी दरवाजा खुला और ना ही मकान के अंदर से कोई आवाज़ आई। तब अड़ोस पड़ोस के लोग किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए। कुछ लोग मकान के पीछे लगी खिड़की के पास चले गए और उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की। वो खिड़की एक धक्के के साथ ही खुल गई और भीतर का मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने आलोक का बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों ने सबसे पहले यह बात उनके मकान मालिक को बताई और फिर कुछ लोगों ने जाकर स्थानीय पुलिस थाने में खबर दी। थाने की ड्यूटी पर तैनात एसआई को मामले की डायरी बनाने का आदेश मिला। कुछ वरिष्ठ अधिकारी कुछ समय में ही घटना स्थल पर पहुंच गए। इस बीच यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर जब मकान में प्रवेश किया तो देखा कि अंदर 3 लाशें जमीन पर खून से सनी हुई थी, जबकि एक पंखे से लटक रही थी। थाना प्रभारी अपने सहायकों के साथ अभी घटना स्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पास में एक दूसरे हत्याकांड की सूचना मिली। थाना प्रभारी ने पुलिस की दूसरी टीम को दूसरी घटना स्थल पर भेज दिया। दोनों घटना स्थल महज 300 मीटर की दूरी पर थे। दूसरा स्थान आलोक का ससुराल था, जहां उसकी सास लक्ष्मीबाई और साली अमीषा की लाशें पड़ी हुई थी। आलोक के ससुर मतलब अमीषा के पिताजी देवीदास ने पुलिस को यह बताया कि सभी हत्याओं के पीछे उसके दामाद आलोक का ही हाथ है। दोनों घटना स्थल की जांच कर और लाश का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। एकमात्र गवाह के तौर पर देवीदास से थाने में पूछताछ की गई। मौके पर बरामद मोबाइल की रिकॉर्डिंग से आलोक और अमीषा के बीच संबंधों का खुलासा हो गया। फिंगरप्रिंट की जांच से आलोक द्वारा हत्याओं को अंजाम दिए जाने की पुष्टि भी हो गया।
पुलिस ने एक दिन के अंदर ही 5 लोगों की हत्या और एक की आत्महत्या के मामले की गुत्थी को कुछ घंटों के अंदर ही सुलझा लिया था। उन दोनों के परिवार में अगर कोई बचा था तो वो थे आलोक के ससुर देवीदास बोबड़े। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस रात घर पर नहीं थे, लेकिन अब वो उस किस्मत का क्या करते जब उन्हें कोई अपना कहने वाला बचा ही नहीं था। दोस्तों, ऐसी कहानियां पढ़कर बहुत दुख होता है। हमें अपना घर बसाने में, उसे तिनका तिनका संवारने में कई साल लग जाते हैं और सिर्फ एक बुरी सोच, एक बुरी आदत एक पल में ही सब बिखेर देती है। एक खुशहाल जिंदगी एक पल में शमशान बन जाती है। इसलिए ऐसी कहानियां पढ़कर बहुत दुख होता है। अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में भी ऐसी कोई लोग हैं जो दुख और दर्द से परेशान हैं, तो उन लोगों को प्यार से समझाइए, उनसे बात कीजिए और उन्हें अच्छे राह पर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आग भड़कने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है। अगर आग भड़क जाए तो वह आग अपने साथ कई सारी चीजों को जला देती है और बदले की आग तो उससे भी बुरी होती है।